पाकिस्तान में एक गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद साहब एक ब्यूरोक्रेट थे, बड़े कामयाब ब्यूरोक्रेट थे। पाकिस्तान बनने से पहले ये फेडरल सेक्रेटरी भी रहे मुख्तलिफ जगहों पे, रेलवे के सेक्रेटरी भी, बल्कि पूरे इंडिया के जो रेलवे था उसके सेक्रेटरी भी रहे, और बहुत ही नामवर किस्म के ये ब्यूरोक्रेट थे। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त ये ज़ाहिर अलील हो गए, इनके ऊपर फालिज का अटैक हुआ और फिर ये इसी दौरान ये गवर्नर जनरल बना दिए गए। इन्हें गवर्नर जनरल जानबूझ के बनाया गया था कि ये ज़ाहिर उज़्वे मुअत्तल होंगे, बीमार हैं, तो इनसे बहुत से ऐसे काम है जो करवाए जा सकेंगे जो ज़ाहिर नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। तो इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके बाद ये ज़ाहिर बहुत ज़्यादा अलील हो गए, इतने ज़्यादा अलील हो गए कि अब ये गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, बोल नहीं सकते थे। और जब ये बोलते थे तो इनके मुंह से गूं गूं की आवाज़ें निकलती थी, जिसे इंटरप्रेट करना बड़ा खासा मुश्किल होता था कि हिज एक्सीलेंसी फरमा कर रहे हैं। तो एक खातून थी जो अमेरिकन थी और स्विस अमेरिकन थे, तो वो खातून जो थी इनकी गवर्नर्स थी, वो हर वक्त इनकी टेक केयर करती रहती थी। तो जो गवर्नर जनरल साहब फरमाते थे वो इंटरप्रेट करके बताती थी कि गवर्नर जनरल साहब ये फरमा रहे हैं, एक्सीलेंसी ये फरमा रहे हैं। तो इसके साथ साथ जब गुलाम मोहम्मद साहब को एक और इल्लत थी, एक और उनका मसला था, वो थे पंजाबी में गालियां देना। तो गुलाम मोहम्मद साहब को पंजाबी में गाली देने का बहुत शौक था, क्योंकि वो पंजाबी थे। तो जब भी उनको गुस्सा आता था तो इंग्लिश से वो फौरन पंजाबी पे आ जाते थे। अब ज़ाहिर बोल तो सकते नहीं थे, अगर बोलते भी थे तो सामने जो शख्स खड़ा है उसे गाली की समझ नहीं आती थी, इतना इनको पता था। तो इनके एक एडीसी होते थे, कैप्टन सादिक नाम था उनका। ये जो पाकिस्तान में नफीसा सादिक है ना, बड़ी मशहूर खातून है, जो यूएन की मेंबर भी हैं, यूएन के अंदर जॉब करती थी और पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर थी। ये उनके खामद थे, इनका नाम था कैप्टन सादिक। तो गवर्नर जनरल साहब ने कैप्टन सादिक को 110 गालियां लिखवाई पंजाबी के। और अब मंजर ये होता था कि गवर्नर जनरल साहब ये बैठे हुए हैं, उनके पीछे एडीसी खड़े हैं और एडीसी जो है वो कैप्टन है, यूनिफॉर्म पहना हुआ उन्होंने, और उनके हाथ में गत्ता है। गत्ते के ऊपर जो है ना 3-4 पेजेस लगे हुए हैं। और अब एक शख्स सामने खड़ा है और गवर्नर जनरल साहब जो है ना, उन्हें उनकी गुफ्तगू पसंद नहीं आ रही। अब वो पंजाबी में गाली देना चाहते हैं, अब गाली देने की अहलियत नहीं उनके अंदर, तो वो साथ ही पीछे ना इस तरह करके इशारा करते थे 4। अब जो कैप्टन सादिक होते थे वो पेपर देखते थे, उसके ऊपर 4 नंबर जो गाली होती थी वो कहते थे एक्सीलेंसी फरमा रहे हैं कि आप ये हैं। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद अगर मुनासिब नहीं लगता था गवर्नर जनरल साहब को गुफ्तगू, तो ये कहते थे 470 कि 40 नंबर की गाली दे जाए इसको। तो अब वो जहाँ फौरन 40 नंबर की गाली देख के वो फौरन दाग देते थे और उसके बाद कहते थे हजूर आपके बारे में ये फरमाया जा रहा है। तो इस तरह वो गालियां कन्वे करते थे। तो अब सवाल ये है कि जब ऐसा माजूर आदमी कि जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जिसके मुंह से राल टपकती रहती है, और उसे साफ करने के लिए एक खातून है जो हर वक्त रुमाल लेके उनकी राल साफ करती रहती है, जिनकी पढ़ने की सलाहियत भी खत्म हो चुकी है, जिनकी दस्तखत करने की सलाहियत भी खत्म हो चुकी है, तो ऐसा शख्स गवर्नर जनरल क्यों था? उसकी वजह यह थी कि वो ऐसा शख्स उस वक्त पूरी शाफिया को सूट करता था। अब अगला सवाल यह है कि गवर्नर जनरल साहब जो है उन्होंने इक़्तिदार क्यों नहीं छोड़ दिया? कि उन्हें महसूस नहीं होगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूं ये बहुत गलत कर रहा हूं? उसकी मेन रीजन ये थी कि वो माजूर होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद इतने समझदार थे। वो ये जानते थे कि जिस दिन मैंने ये गद्दी छोड़ दे, जिस दिन मैं इस कुर्सी से उठ गया, उसके बाद पाकिस्तान में मेरी कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो अपनी हैसियत जताने के लिए, अपनी अहमियत जताने के लिए वो कुर्सी के साथ चिपके रहे, यहाँ तक कि उन्हें जबरदस्ती कुर्सी से उठा के घर भेज दिया गया, फिर जाके वो गए, वरना उनके जाने का कोई इरादा नहीं था। ये एक फिलॉसफी है दुनिया में कि जब आप कुर्सी से उठ जाते हैं तो फिर आपकी अहमियत खत्म हो जाती है, फिर आप जीरो हो जाते हैं, फिर आप आम आदमी होते हैं। और आम आदमी दुनिया में बहुत ज्यादा है। रजा अगर आप आम आदमी के स्टेटस से बचना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी पोजीशन के साथ चिपके रहें। यही वजह है कि जनरल्स हों तो उनको एक्सटेंशन चाहिए होती है, सेक्रेटरीज हों तो वो रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट से दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि हमें 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। जजीज जो है वो एक्सटेंशन चाह रहे होते हैं। बल्कि पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा ओहदेदार होगा जो ये चाहता हो कि उसकी नौकरी खत्म हो जाए और बाकी जिंदगी वह घर में एक उज़्वे मुअत्तल बन के रहे। लिहाजा हर शख्स पाकिस्तान के अंदर वो अपनी यूनिफॉर्म के साथ, वो अपनी पोजीशन के साथ, वो अपनी कुर्सी के साथ चिपकना चाहता है। और ये वो हकीकत है जिससे चौधरी साहबान बड़ी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसीलिए जब इमरान खान साहब पंजाब असम्बली तोड़ना चाहते थे और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ना चाहते थे, तो उस वक्त चौधरी परवेज इलाही साहब इन्हें बार बार आके समझाते थे, यानी ये बताते थे कि जनाब ये गलती ना कीजिएगा,
अगर आपने ये गलती कर दी तो 5 हमारे साथ काम होंगे। जो इमरान खान साहब कहते थे कौन कौन से, पहले ये कहते थे कि हमारे पास पाकिस्तान में कुछ ठिकाना कोई नहीं हो। फिर आप ये समझें कि हर तरफ से हमें ठुड्डे पड़ेंगे और हम बाकी जिंदगी उन ठुड्डों से बचने की कोशिश करते रहें। दूसरा, चौधरी परवेज इलाही साहब का ये कहना था कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ इतने ज्यादा केसेस बना देगी कि हमें केसेस को याद करना या ये मालूम करना कि हमारी कब किस केस में तारीख है, इसके लिए हमें बंदे रखने पड़ेंगे। तो आप ये काम ना कीजिएगा। तीसरा, उनका ये कहना था कि अल्लाह ताला ने हमें पोजीशन दी है, अब हमारे पास फंड्स हैं और हम इन फंड्स को मुख्तलिफ हलकों में लगा के अपने इलेक्शंस क्लियर कर सकते हैं। अगर हमने ये कुर्सी छोड़ दी तो ये फंड्स जाया हो जाएंगे और उसके बाद ज़ाहिर हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप ये गलती ना कीजिएगा। और चौथी, उन्होंने ये बात की कि ये याद रखें कि अगर हमने ये पोजीशन छोड़ दी तो गवर्नमेंट कभी इलेक्शन करवाने की गलती नहीं करेगी। अगर ये भूल जाएं कि आप इलेक्शन हासिल कर सकेंगे, फिर 2 सूबों के अंदर भी इलेक्शन नहीं होंगे और वफाक के अंदर भी इलेक्शन नहीं होंगे। लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप यहाँ पर टिके रहें। उसका फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट मजबूर रहेगी, वो हर वक्त हमारे साथ डायलॉग करेगी। और 5वां, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास क्योंकि 2 सूबे हैं, हम इन सूबों की बुनियाद पे हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात कर सकते हैं और एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कर सकते हैं। अगर ये 2 गवर्नमेंट्स भी हमारे हाथ से निकल गई तो हमारे पास फिर बार्गेनिंग के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर हम किसी फोर्स के साथ डायलॉग नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा मेरा आपको मशवरा है कि ये गलती ना कीजिएगा। लेकिन इमरान खान साहब ये नहीं माने और इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि वो पूरी स्टेट को यरगमाल बना लेंगे, एस्टैब्लिशमेंट को भी दबा लेंगे, रियासत को भी दबा लेंगे और साथ गवर्नमेंट को भी दबा लेंगे। और इसी जोन में इमरान खान साहब ने वो गलती कर ली। अब वही 5 नताइज निकल रहे हैं जिनका जिक्र चौधरी परवेज इलाही साहब ने इनके साथ किया था। यानी अब इमरान खान साहब के पास ठिकाना कोई नहीं। ये ना खैबर पख्तूनख्वा जा सकते हैं, ना ये बनी गाला जा सकते हैं, ना अब ये लाहौर में बैठ सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में अब इमरान खान साहब के लिए कोई जाए पनाह नहीं है कि ये उसमें छुप जाएंगे और वहां पे बैठ के अपने मामलात को सीधा कर लेंगे। अब तो जाहिर है आप देख लें कि जमान पार्क के सामने से भी सिक्योरिटी खत्म हो गई और वहां पे भी हर वक्त एक खतरा रहता है कि किस वक्त पुलिस यहाँ पे छापा मार के इनके वर्कर्स को गिरफ्तार कर ले। दूसरा, जाहिर है पंजाब था, खैबर पख्तूनख्वा था, तो ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की पोजीशन में थे। अब 2 सूबे नहीं है तो यहाँ पे किसी किस्म के डायलॉग नहीं हो रहे। तीसरा, वाकई इमरान खान साहब के ऊपर इतने केसेस बन चुके हैं कि अब उन केसेस को याद रखने के लिए पूरा एक सेक्रेटेरिएट चाहिए। तो ये चीज भी चौधरी परवेज इलाही साहब की सच साबित होगी। और चौथा ये है कि जो वो प्रोजेक्ट जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपने दौर में शुरू किए थे, अब उसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब की तख्तियां लग रही हैं। और ज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कोई सियासी चीफ मिनिस्टर तो है नहीं, वो एक निगरान चीफ मिनिस्टर है। अब इन पे ऊपर निगरान वज़ीर आला की तख्तियां लग रही हैं और वो भी ज़ाहिर चौधरी परवेज इलाही साहब की पेशन को सच साबित हुई कि हमारे अगर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते तो हम आज बेहतर पोजीशन में होते। और 5वां, चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा था कि ये आपकी भूल है कि ये इलेक्शन करवाएंगे, ये इलेक्शन करवाने की गलती नहीं करेंगे। अब चौधरी परवेज इलाही साहब की ये बात भी सच साबित हुई क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन और रियासत पाकिस्तान इलेक्शन करवाने के किसी तरीके पे से भी रवादार नहीं है। तो ये इलेक्शन होते हुए भी नजर नहीं आ रहे। तो चौधरी परवेज इलाही साहब की जो विजडम है, जो फोक विजडम है या पॉलिटिकल विजडम है, मेरा ख्याल उसे सलाम पेश करना चाहिए। वो सच कह रहे थे और अगर इमरान खान साहब उस वक्त इनकी ये बात मान लेते तो आज इमरान खान साहब की पोजीशन मुख्तलिफ होती। तो अब आप देख लें कि जो पॉलिटिकल एनिमल्स होते हैं वो वाकई पॉलिटिकल एनिमल्स होते हैं, उनको हर चीज का अंदाजा होता है। और जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उन सबको उनकी अपनी वीकनेसेस हैं। वो सिर्फ T20 खेलते हैं। तो इमरान खान साहब ने सियासत को T20 समझ के बहुत जल्दी एक्सपोज कर लिया अपने आप को, बहुत जल्दी उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, तबाह कर लिया। अब इसमें कोई शक नहीं, पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। आज भी अगर इमरान खान साहब इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रियासत हो या फिर गवर्नमेंट हो ये गलती करेगी कि इमरान खान साहब के झांसे में आके इलेक्शन करवा के इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने की गलती कर देगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सिर्फ उसी सूरत में बन सकेंगे, इलेक्शन इमरान खान साहब सिर्फ उसी सूरत में करवा सकेंगे कि जब तक ये यकीन नहीं दिलवाते पूरी रियासत को कि मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिसका आपको अंदेशा है। और अगर इमरान खान साहब ये यकीनदानी नहीं करवाते तो फिर मामलात इसी तरह खराब रहेंगे और हर बार जब भी इनको चोट लगेगी इनके मुंह से हाय चौधरी परवेज इलाही निकलेगा।